तो लास्ट क्लास में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक था, इसमें हमने डिस्कवरी की थी प्रोटॉन की। उससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। तो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका था। उसके बाद में प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने। और प्रोटॉन की डिस्कवरी में हमने कुछ एक पॉइंट्स देखे स्पेशल, कि यहाँ पे जो रेज़ निकलती है वो एनोड से कैथोड की ओर जाती है, और इन्हें कैनाल रेज कहते हैं। और ये कैनाल रेज जो गैस मीडियम होता है उसके आयनाइजेशन से मिलती है, यानी कि उसका आयनाइजेशन हुआ, उससे मिला। यहाँ पे कैनाल रेज प्रोटॉन से मिलके नहीं बनती है। ये किससे मिलके बनी होती है? गैसों के आयनाइजेशन से। और उसमें हमने फिर हाइड्रोजन गैस लिया, तो उसके लिए हमें पता चला कि जो चार्ज टू मास रेशो है हाइड्रोजन गैस के लिए, ये मैक्सिमम आता है, यानी कि हाइड्रोजन का मास मिनिमम। तो इसमें हमने कंसिडर किया कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का पेयर रहा होगा, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो पीछे खाली एक हाइड्रोजन बच गया, हाइड्रोजन आयन बच गया, हाइड्रोजन पॉजिटिव। और उसी की प्रॉपर्टीज़ से हमने प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज़ निकाली। प्रोटॉन पे चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर मास। तो ये सब हमने यहाँ तक देखा प्रोटॉन की डिस्कवरी में। अब एटम के अंदर एक और एलिमेंटल पार्टिकल होता है, बेसिक एलिमेंटल पार्टिकल, जिससे एटम मिलके बनते हैं। इसे कहते हैं न्यूट्रॉन। तो तीसरे फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी पे अपन जाते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज पे जाते हैं। न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज देखो यहाँ पे ये हुई थी 1932 में, 1932 में। 1932 में, 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी, नमक कानून तोड़ा था। 1932 में यहाँ पे जेम्स चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट थे। जेम्स चैडविक, उन्होंने क्या की थी? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। 1932 बहुत ही लेट टाइम था, क्योंकि 1905 1905 में जो आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे दी थी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अपने आप में बहुत बड़ी थ्योरी मानी जाती है। तो 1905 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ चुका था। 1928 में हमारे जो सीवी रमन थे, सीवी रमन इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लाइट का एक बहुत ही खतरनाक थ्योरम दिया था, जिससे उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज हो चुकी थी, लेकिन फिर भी न्यूट्रॉन जो फंडामेंटल पार्टिकल था एटम का, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। दुनिया में बड़ी बड़ी थ्योरीज आने लग गई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इतना सब कुछ बड़ी बड़ी बातें साइंटिस्ट लोग डिस्कवर कर चुके थे। लेकिन अभी तक हमें यह नहीं पता था कि एटम के अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, उनके अलावा एक न्यूट्रॉन भी एग्जिस्ट करता है। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को ऐसा माना जाता है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कंपैरेटिवली लेट हुई, थोड़ा सा इसमें देरी हुई। और इस देरी का कारण क्या है अपन आगे समझेंगे। क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यूट्रल होता है, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता, केवल इस पर मास ही होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज भी होता है, मास भी होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे केवल मास होता है। यहाँ पे इसके न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता। तो न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होने की वजह से न्यूट्रॉन, क्योंकि एक तो बहुत छोटा है और उस पर चार्ज नहीं है, तो इसको डिस्कवर लेट किया गया, क्योंकि डिटेक्ट नहीं कर सकते थे। कोई चार्जलेस पार्टिकल होता है ना, उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। कोई चार्ज पार्टिकल, उसको डिटेक्ट आसानी से किया जा सकता है। आपको कोई दूसरा एक्टिव मटेरियल, फ्लोरोसेंट मटेरियल जैसे जिंक सल्फाइड वगैरह यूज़ किया जाता है, तो उससे कोई भी चार्ज जो पार्टिकल्स होंगे वो स्पार्क पैदा करेंगे, उससे हम डिटेक्ट उनको कर सकते हैं, चार्ज पार्टिकल को। एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बहुत आसानी से डिस्कवर कर लिया था। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन के पे क्योंकि कोई चार्ज नहीं होता, तो यहाँ पे फ्लोरोसेंट जो है वो काम नहीं करते हैं। तो इस वजह से न्यूट्रॉन को डिस्कवर करना बहुत मुश्किल रहा, इसलिए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी लेट हुई थी।
तो यहाँ पे एक पॉइंट अपन ध्यान में रखेंगे कि अभी अपन बात करते हैं, पहले न्यूट्रॉन डिस्कवर कर लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि और भी कोई पार्टिकल होते हैं या नहीं है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी लेट थी। इसका कारण था बिकॉज ऑफ न्यूट्रल नेचर ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन was comparatively late, comparatively late due to neutral nature of it. न्यूट्रल नेचर ऑफ इट, इसकी जो उदासीन प्रकृति है ना, न्यूट्रल को बोलते हैं उदासीन। तो यहाँ पे एक अपन बात ध्यान में रखेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज इसकी उदासीन प्रकृति के कारण तुलनात्मक रूप से देर से हुई, देरी से हुई। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज जीरो है, न्यूट्रल इसकी नेचर होती है। और डिस्कवरी हुई कैसे थी, अब उस पे आते हैं। तो डिस्कवरी करने के लिए क्या किया गया था, एक बेरिलियम की शीट ली गई। क्या लिया गया, बेरिलियम का शीट लिया गया। जैसे ये एक बेरिलियम है, इस बेरिलियम की शीट ली गई ऐसे, ये एक बेरिलियम का शीट लिया गया ऐसे। इस बेरिलियम की शीट पे, यहाँ पे बेरिलियम की शीट पे हीलियम के पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग कराई गई। ये है बेरिलियम की शीट, यह है शीट ऑफ बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम का सिंबल होता है Be, और इस पे बॉम्बार्डिंग कराई गई यहाँ पे हीलियम के पार्टिकल्स की। किसके, यहाँ पे हीलियम के पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग कराते हैं। जैसे मान लो ये हीलियम के पार्टिकल्स हैं, इन हीलियम के पार्टिकल्स की इस बेरिलियम शीट पर बॉम्बार्डिंग करते हैं ऐसे। ठीक है, ये है हीलियम के पार्टिकल, हीलियम पार्टिकल। और हीलियम के अंदर दो प्रोटॉन होते हैं। देखो, हाइड्रोजन के बाद में हीलियम आता है, हीलियम में दो प्रोटॉन होते हैं, और उसका जो मास नंबर होता है वो 4 होता है। उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन थे, तो हीलियम का मास नंबर हमें पता था 4 होता है। तो ये हीलियम का सिंबल है 2He4। यहाँ पे इसकी बॉम्बार्डिंग कराएगी, हाँ सिमिलर है, अपन गोल्ड शीट एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड में पढ़ते हैं, जिसमें एल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग गोल्ड की जो शीट है उस पर कराते हैं, ये लगभग सिमिलर ही है। और यहाँ पे बेरिलियम जो था, बेरिलियम आता है, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम 4 नंबर पे आता है। तो बेरिलियम का यहाँ पे एटॉमिक नंबर था 4 और इसका मास नंबर होता है 9। तो जब यहाँ पे हीलियम के पार्टिकल की बेरिलियम पे बॉम्बार्डिंग कराई गई, तो इसकी केमिकल रिएक्शन थी 4Be9। ये तो है बेरिलियम के एटम्स, इस पे बॉम्बार्डिंग हो रही है हीलियम के एटम्स 2He4। तो इससे जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला, देखो क्या मिला। जब गोल्डस्टीन ने फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो उसने ये देखा कि यहाँ पे कुछ तो कार्बन के एटम्स मिल रहे थे उसको। क्या मिल रहे थे, कुछ तो कार्बन के एटम्स मिल रहे थे। कार्बन के एटम्स क्या क्या हो गए, जैसे देखो यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर है 4 और ये है एटॉमिक नंबर 2। तो 4 और 2 6 यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, तो 6C यहाँ पे था, और कार्बन का मास नंबर होता है 12। तो यहाँ पे कार्बन के एटम्स मिल रहे थे 6C12। लेकिन यहाँ पे जेम्स चैडविक ने देखा कि बेरिलियम का मास नंबर 9 था, हीलियम का मास नंबर 4 है, तो 9 और 4 13 होते हैं, 9 + 4 क्या होता है, 13 होता है ना। लेकिन यहाँ पे इधर लेफ्ट हैंड साइड जो है रिएक्शन के,
यहाँ पे 13 है मास नंबर, लेकिन इधर मास नंबर 12 है, यानी कि एक मास नंबर का कोई लॉस हो गया है। यहाँ पे देखो, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें, ये एटॉमिक नंबर तो देखो यहाँ पे फिक्स है, 4 + 2 6 हो गया, लेकिन 9 और 4 13 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 12 था। तो उसने बोला कि ये जो मास नंबर का लॉस हुआ है, ये न्यूट्रॉन के रिलीज होने की वजह से हुआ है। न्यूट्रॉन को कैसे दिखाएंगे कि इसमें प्रोटॉन तो कोई नहीं होता, लेकिन इनका मास नंबर 1 होता है। इन्हीं को उसने नए पार्टिकल बोला न्यूट्रॉन। तो उसने बोला था कि इस रिएक्शन के अंदर जो मास में लॉस हुआ है, वो लॉस जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? न्यूट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। दिस लॉस इज अकरिंग ड्यू टू न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे उसने बोला कि कुछ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो भी निकल रहे हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स उसने परसीव किए निकलते हुए, तो ये न्यूट्रॉन्स भी आए थे बाहर। तो इन्हीं को उसने क्या बोला? न्यूट्रॉन बोला। ठीक है, ये हो गए 0 and 1, ये दीज आर न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरह से न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के पीछे का बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल देखो क्या है, 9 और 4 13 होता है, यहाँ पे 12 + 1 13 होता है। न्यूट्रॉन डिटेक्ट नहीं किए गए थे, उसने हाइपोथेसिस दिया था कि अगर मास कंजर्व रहता है, क्योंकि ये एक बेसिक फंडामेंटल लॉ होता है इस नेचर का कि किसी भी प्रोसेस में मास और एनर्जी तो कंजर्व रहती ही रहती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 9 और 4 13, ये मास नंबर होना चाहिए था इधर प्रोडक्ट साइड, और कार्बन का लेकिन कार्बन का मास नंबर 12 ही है। तो इस मास को बैलेंस करने के लिए, 9 और 4 13 को बैलेंस करने के लिए इसने एक एक्स्ट्रा मास क्रिएट किया, उसको उसने न्यूट्रॉन बोला। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो किस प्रिंसिपल के बेसिस पे हुई थी? मास कंजर्वेशन लॉ के प्रिंसिपल पे हुई थी। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड discovered on the basis of mass conservation principle, mass conservation principle। ठीक है, तो इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। और न्यूट्रॉन के बारे में अपन को मेनली तो ये एक रिएक्शन ध्यान में रखनी है, और न्यूट्रॉन के बारे में ज़्यादा अपन अभी डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ज़्यादा बताने को लिए नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी जो है न्यूट्रॉन के को डिटेक्ट करने की वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें कुछ एडवांस टेक्निक्स, एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ होती है, जो अपनी अभी के स्टडी के हिसाब से स्कोप से बाहर है। तो अपन को अभी इतना ही ध्यान रखना है। पहली बात तो, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर किया गया था? जब हीलियम के पार्टिकल्स की बेरिलियम शीट पे बोmbarding कराई गई, तो उससे कार्बन के एटम बने और साथ साथ में न्यूट्रॉन भी बने। तो इसी तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, और इस पे बेसिक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज़ किया गया वो है मास कंजर्वेशन लॉ। बस इतना सा ध्यान रखना है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में। बाकी इसका जो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट क्या था, किस तरह से था, वो अभी फ़िलहाल अपन इस स्टेज पे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अपन को केवल इतनी ही बातें ध्यान में रखनी है। तो हिंदी में भी इसको लिख लेना कि न्यूट्रॉन की खोज द्रव्यमान संरक्षण प्रिंसिपल, यानी संरक्षण नियम के आधार पर हुई थी। नियम के आधार पर हुई थी। तो न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर किया गया था? मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल के बेसिस पे न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड। तो दिस इज हाउ न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड। तो ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी। अब न्यूट्रॉन पे पहली बात तो चार्ज और मास न्यूट्रॉन के भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा न्यूट्रॉन का 0, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल होता है। अगर न्यूट्रॉन के मास की बात करें, मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का मास लगभग प्रोटॉन के मास के ही इक्विवेलेंट होता है। जैसे प्रोटॉन का मास था 1.66 × 10⁻⁻⁻,
27 केजी या फिर माइनस में 24 ग्राम। वैसे ही न्यूट्रॉन का मास होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का मास, लेकिन प्रोटॉन की लगभग इक्वली होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻⁻ में 24 ग्राम। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो मास हैं लगभग सिमिलर होते हैं। एक पॉइंट ये ध्यान में रखना कि जो न्यूट्रॉन का मास था और जो प्रोटॉन का मास था वो लगभग इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। ये बात ध्यान में रखी जाए कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है थोड़ा सा। लेकिन जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का अगर मास कंपेयर किया जाए, मैं तीनों के देखो मासेस दोबारा ले लेता हूँ और उनको कंपेयर करते हैं, देखो इससे आपको आइडिया ध्यान में रहेगा। अगर अपन ने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये आया था 9.1 इंटू 10⁻⁻⁻ में 31 केजी या फिर माइनस में 28 ग्राम। ये तो आया था इलेक्ट्रॉन का मास। अगर मैं बात करूं मास ऑफ प्रोटॉन की तो ये आया 1.66 इंटू 10⁻⁻ में 24 ग्राम। और मास ऑफ मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो ये आता है 1.67 इंटू 10⁻⁻ में 24 ग्राम। तो इन तीनों में से सबसे भारी कौन है? सबसे भारी कौन है? देखो इस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी वाले न्यूट्रॉन की थ्योरी केवल इतनी ही है, इसमें अपन को केवल ये रिएक्शन ही ध्यान में रखनी है, इसके अलावा इसकी कोई थ्योरी नहीं है। आपको इतना ही ध्यान में रखना है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में। अब इस तीनों में आप बताइए भारी कौन है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, कौन भारी है? सबसे ज्यादा मास किसका है? प्रोटॉन का नहीं, देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन का सबसे ज़्यादा मास होता है ना, 1.67 है ना, 1.67 है, ये 1.66 है, -24 माइनस में 24। न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा भारी है, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है। हालांकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग इक्वल है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना है अपन को कि एक तो ये बात कि मास ऑफ प्रोटॉन is almost equal to mass of neutron। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर है, बट न्यूट्रॉन हैव slightly more mass देन प्रोटॉन। तो ये एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना है इनके मास को ऑब्जर्व करते हुए कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान लगभग समान है, परंतु न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा सा अधिक होता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन का मास जो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट यहाँ पे अपन को ऑब्जर्व करने को मिलता है। दूसरा पॉइंट देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के मास को कंपेयर किया जाए तो अपन देखते हैं यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रॉन है ये है 10⁻⁻ में 28 और ये है 10⁻⁻24। तो मैं मास ऑफ प्रोटॉन में अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिवाइड करूं, ध्यान से समझना, देखो मास ऑफ प्रोटॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिवाइड करें तो 1.66 इंटू 10⁻⁻ में 24 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻ में 28। तो इसकी वैल्यू लगभग आ जाएगी 1.66 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻28। ऊपर जाएगा तो प्लस का 28 में से प्लस माइनस का 24 घटाएंगे तो ये जाएगा 10⁻⁴। यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी? लगभग आ जाएगी 10⁻⁴। और इसको अगर अपन लिखना चाहें तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 10,000। क्या लिख सकते हैं?
मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का देखो रेशो 1.66 में 9.1 का डिवाइड किया तो लगभग इसको अपन 1 के इक्वली ले लें, इसको नेग्लेक्ट करें तो ये लगभग 10,000 यहाँ पे आ जा सकता है, 10,000 आ सकता है। यानी कि जो प्रोटॉन का मास है, मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग इक्वली होते हैं यहाँ पे, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 10,000 गुना ज़्यादा होता है किसके कंपैरेटिवली, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, क्योंकि देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास लगभग इक्वल है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से 10,000 गुना भारी होते हैं। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन हमको मिलता है। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर 10,000 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर 10,000 times heavier than electrons। तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉनों से 10,000 गुना भारी होते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनों से 10,000 गुना भारी होते हैं। तो यहाँ पे ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है। तो 10,000 गुना भारी होते हैं, 10,000 गुना बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी कि 10,000 इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तो तब उनका जो मास है वो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के इक्वल आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, बहुत 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 ज़्यादा हैवी है। अब इतने ज़्यादा हैवी है कि जब हम एटम का मास कैलकुलेट करते हैं, जब एटम का मास कैलकुलेट किया जाता है तो उस टाइम अपन क्या करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ही कंसिडर करते हैं हम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे अगर मैं एटम का मास देखूँ, मास ऑफ एटम जो होगा, मास ऑफ एटम जो होगा वो कैसे आएगा, एक एटम का मास क्या होएगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन हैं उनका टोटल मास, जितने न्यूट्रॉन है उनका टोटल मास, और जितने इलेक्ट्रॉन है उनका टोटल मास। लेकिन यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्का है तो इसका मास क्या मान लेते हैं हम, ऑलमोस्ट 0 मान लेते हैं कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन को लगभग मास 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब एटम का मास कैलकुलेट किया जाता है तो उस समय केवल हम किसको कंसिडर करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ही कंसिडर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल माना जाता है। तो एट द टाइम फॉर कंसिडरेशन ऑफ एटॉमिक मास, फॉर एटॉमिक मास कंसिडरेशन, एटॉमिक मास consideration, mass of electron is taken negligible, ठीक है। तो नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। जब भी हम एटम का मास मानते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट, हम इलेक्ट्रॉन को मास कंसिडर नहीं करते। अब जैसे आपने देखा होगा, जैसे हीलियम है तो हीलियम में एक प्रोटॉन होता है एक न्यूट्रॉन होता है, तो उसका मास नंबर क्या हो जाता है, सॉरी हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 2 + 2 4, हीलियम का मास नंबर 4 होता है। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 6 + 6 12 मास नंबर हो जाता है कार्बन का। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं कार्बन के एटम में, लेकिन उसका मास नंबर निकालते हैं तो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ही अपन काम में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को इग्नोर कर देते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं किया जाता। तो परमाणु के द्रव्यमान गणना में, परमाणु द्रव्यमान गणना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है, नगण्य माना जाता
है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, नेग्लिजिबल मानेंगे मास ऑफ प्रोटॉन। देखो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं किसी भी एटम के अंदर वो इक्वल होते हैं या नहीं होते, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ एटम्स में इक्वल होते हैं, ऑलमोस्ट मैं अगर बोलूँ 70 to 80% जितने भी अभी तक एटम खोजे गए हैं उन सभी में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं, है ना, किसी भी एटम में। लेकिन ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है, कभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हो सकते हैं, कभी प्रोटॉन भी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन किसी एक न्यूट्रल एटम के अंदर, न्यूट्रल एटम की बात हो रही है जो उदासीन है, जिस पे कोई चार्ज नहीं है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होंगे, बराबर ही होंगे। एक अगर कोई न्यूट्रल एटम की बात करें, है ना, न्यूट्रल एटम जिस पे कोई चार्ज नहीं है, तो उस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को बैलेंस बिल्कुल करने ही चाहिए। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो दोनों बैलेंस करके एक दूसरे को कट आउट कर देंगे। इस वजह से उनका क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं एक न्यूट्रल एटम में। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना, फॉर ए न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल। इन ए न्यूट्रल एटम, in a neutral atom number of proton इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटोनों की संख्या बराबर होती है। जैसे हाइड्रोजन का एक एटम लिया जाए तो उसमें एक प्रोटॉन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन जैसे 6 प्रोटॉन होते हैं, कार्बन में तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होते हैं एक न्यूट्रल एटम में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो इसमें एक ये भी ध्यान में रखना, इन ए एटम number of proton and neutrons can be equal or not, can be equal or not, इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी, इक्वल और नॉट, यानी कि बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते, है ना। इसमें कोई ऐसा कोई रोल नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये चीज़ ध्यान में रखना। लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें इक्वल ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रोटॉन्स के लिए, न्यूट्रॉन्स के लिए और इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इनका मास जो है, ये मास के डेटा हमें याद रखने हैं, वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट डेटा। ठीक है, और चार्ज का डेटा भी अपन यहीं पे पास में ही लिख लेते हैं। जैसे चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसको अपन ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया, ये हो गया माइनस में 1.66 इंटू 10⁻⁻, माइनस में 19 कूलम। अगर प्रोटॉन के चार्ज की बात करें, चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो वो भी कितना होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ठीक इक्वल होता है। लेकिन ये नेगेटिव नेचर का है, तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है। तो ये चार्ज ऑन प्रोटॉन हो गया। ठीक है, और चार्ज ऑन न्यूट्रॉन की बात करें तो इस पर कोई चार्ज नहीं, उदासीन होता है, जीरो होता है। तो इस तरह से तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स डिस्कवर किए गए, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बाद में डिबेट छिड़ी कि भाई प्रोटॉन कहाँ होता है एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है एटम के अंदर, न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है एटम के अंदर। यानी कि आपने खोज लिए, बहुत बढ़िया, शाबाश, बधाई हो, न्यूट्रॉन आ गया, प्रोटॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। अब बताइए कि ये एटम के अंदर कहाँ छिपे हुए रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूट्रॉन कहाँ होता है। ऐसा तो नहीं है कि एक खिचड़ी पक रही है अंदर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को आपस में मिल रहे हैं, है ना। तो इनकी कोई ना कोई व्यवस्था तो होगी जिसकी वजह से एटम एग्जिस्ट कर रहा है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग फिर एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी, तो कई तरह के एटॉमिक मॉडल्स जो है वो हमारे सामने आए। तो नेक्स्ट लेंगे एटॉमिक मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल्स। तो कई तरह के एटॉमिक मॉडल्स आए, परमाणु प्रतिरूप आए,
तो हम सभी तरह के परमाणु प्रतिरूप पढ़ने वाले हैं। एटॉमिक मॉडल, परमाणु प्रतिरूप। तो कितने तरह के मॉडल आए, एक बार मैं आपको लिस्ट बना देता हूँ। सबसे पहला एटॉमिक मॉडल आया जे थॉमसन का मॉडल, उसके बाद में आया रदरफोर्ड का मॉडल, उसके बाद में आया नील्स बोर का मॉडल, फिर आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। नील्स बोर के मॉडल के बाद में लास्ट मॉडल आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और उससे फिर अपन पूरी तरह से एटम को समझ गए थे। तो 4 तरह के मॉडल हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला मॉडल था जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन मॉडल, जे सर थॉमसन। जे थॉमसन से एक पहले और था ना, वो साइंटिस्ट कौन? क्या था वो सर, क्या नाम? हम्म देखो जे मतलब मेन तो यही है, जे हाँ, थॉमसन। वो उसने सर किया था, वो 1880 से लेकर 1890 तक चला था। वो जे थॉमसन ही था जिसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो उसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, तो उसी ने ही एक अपना मॉडल दिया था, जे थॉमसन मॉडल। फिर एक रदरफोर्ड मॉडल था, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था, रदरफोर्ड मॉडल जिसको बोलते हैं। तीसरा नील्स बोहर मॉडल, नील्स बोहर मॉडल दिया गया। और चौथा दिया गया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो ये 4 तरह के एटॉमिक स्ट्रक्चर के, एटम की स्ट्रक्चर के लिए मॉडल दिए गए अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने। जे थॉमसन मॉडल दिया, कुछ इसकी कमी थी। फिर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, जे थॉमसन की कमियों को दूर करते हुए। जे रदरफोर्ड की कमियां दूर की नील्स बोर ने, फिर नील्स बोर की कमियां दूर की क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। तो फाइनली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया गया, और उसी से ही आज पूरा केमिस्ट्री को डिज़ाइन किया गया, केमिस्ट्री को समझा जाता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के थ्रू। तो ये चारों मॉडल अपन पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहले ले लेते हैं जे थॉमसन मॉडल। ठीक है, जे थॉमसन मॉडल क्या है? इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है इसको। सबसे पहला मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल बाय जे थॉमसन, बाय जे थॉमसन। ठीक है, हिंदी में भी इसका नाम यही है, प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग मॉडल। तो इस मॉडल में क्या था, जे थॉमसन ने क्या बोला कि जो आपका एटम है, देखो जे थॉमसन ने जब अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया था शुरुआत वाला, इस मॉडल के देते समय जे थॉमसन के पास एक तो ये कंफर्म हो गया था कि इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसने तो खुद ही कंफर्म किया था कि एटम किससे मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना हुआ है। और जो गोल्डस्टीन था उसने भी उसी टाइम प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। तो जे थॉमसन को बात दिमाग में ये बातें कंफर्म थी कि एटम के अंदर प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। जब प्लम पुडिंग मॉडल दे रहा था जे थॉमसन, तो उस समय तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया, उस मॉडल में जे थॉमसन ने बताया कि जो आपका एटम होता है, एटम पूरा का पूरा एक गोला होता है, जिसमें अलग अलग तरह के पूरा चार्ज्ड एक शेल होता है। एटम क्या है? एक चार्ज सेल है। ये क्या है? एक चार्ज्ड सेल है, चार्ज्ड शेल है। ठीक है, चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज सेल है। यह है पॉजिटिवली चार्ज सेल, धनात्मक एक शेल है, ऐसा जे थॉमसन ने बोला। यानी कि इस पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, हर जगह पॉजिटिव पॉजिटिव ही चार्ज मौजूद है इस एटम के अंदर। ठीक है, तो ये जे थॉमसन की पहली बात थी कि एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेल। अब इस पॉजिटिव को काउंटर बैलेंस करने के लिए, हाँ, ये एक रफ आइडिया था, बिना किसी एक्सपेरिमेंट के दिया, बस थोड़े छोटे मोटे ऑब्जर्वेशंस थे जे थॉमसन ने जो अपने एक्सपेरिमेंट से, और जेम्स चैडविक के ये गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट से, उनसे जो ऑब्जर्वेशन थे उसी से ही जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। इसका कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंटल बेस नहीं था जैसे रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसके लिए।
तो यहाँ पे प्लम पुडिंग मॉडल में क्या था, जे जे थॉमसन ने बोला कि पूरा एटम एक पॉजिटिवली चार्ज शेल होता है जिसमें बीचों बीच कहीं पे यहाँ पे ऐसे इस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं ऐसे। उसने ये जो चार्ज है, चार्ज को ऐसे कंटिन्यूस बोला था। पॉजिटिव चार्ज जो है ना, उसने बोला था कि पॉजिटिव चार्ज जो है ये कंटिन्यूस होता है, ये डिसकंटिन्यूस नहीं होता है। उसने ऐसा नहीं बोला था कि प्रोटॉन्स ऐसे पार्टिकल्स की फॉर्म में होते हैं। उसने बोला कि सारे के सारे प्रोटॉन जो होते हैं वो एक साथ जमे हुए रहते हैं एक जगह पे, और वो ऐसे नहीं है कि अलग अलग सेपरेटली एक एक पार्टिकल की तरह है। पर उसने इलेक्ट्रॉन के लिए बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेपरेट पार्टिकल्स की तरह अलग दूर दूर तक बिखरे हुए रहते हैं। जैसे जो तरबूजा होता है, तरबूजे में जो मतीरा होता है, जैसे अभी ठंडी अपना मौसम चल रहा है मतीरे का, तो मतीरे में जो गिरी है, जो गिरी होता है ना रेड रेड रेड, वो तो क्या है पॉजिटिवली चार्ज शेल का काम करती है, और उसके अंदर जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं। तो ये क्या है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसा जे जे थॉमसन ने बोला। तो जे जे थॉमसन ने क्या बोला, उसका स्टेटमेंट्स क्या थे कि एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेल, एटम इज ए पॉजिटिवली charged shell in which electrons are uniformly distributed, तो ये जे जे थॉमसन ने यहाँ पे एक बात बोली कि परमाणु एक धनात्मक कोश होता है, जिसमें परमाणु एक धनात्मक कोश होता है, धनात्मक कोश होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक समान रूप से वितरित रहते हैं, एक समान रूप से व्यवस्थित रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। तो ये जे जे थॉमसन ने अपने पॉइंट में लिखा, और उसने बोला था कि जितना चार्ज प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज सेल का होता है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनों के चार्ज से न्यूट्रलाइज होता है। यानी कि यहाँ पे चार्ज न्यूट्रलिटी की बात की गई थी, क्योंकि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो उसने बोला था कि जितना पॉजिटिव चार्ज हमारी पॉजिटिवली चार्ज सेल से आ रहा है वो सारा का सारा बैलेंस होता है इलेक्ट्रॉनों के नेगेटिव चार्ज से। तो whole positive charge is balanced by charge of electrons, तो संपूर्ण धनावेश ऋणावेश से संतुलित होता है, संपूर्ण धनावेश ऋणावेश से संतुलित होता है, ऋणावेश से संतुलित होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे जे जे थॉमसन ने दिए थे अपने प्लम पुडिंग मॉडल में। तो आज की क्लास का अपना टाइम हो चुका है, तो आज अपन यहीं तक रखेंगे और यहाँ से आगे अपन लेते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।